जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल संदीप क्लास पर। आज की वीडियो में हम लोग यूपीएसआई की जो वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे और इसमें देखेंगे कितने चरण हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और क्या कट ऑफ गई थी पिछले साल में और इस बार हम लोगों को क्या स्कोर करना चाहिए ताकि हमारी एक जो वैकेंसी है वो और एक जॉब मिल सके। तो ये वीडियो या ये वैकेंसी जो है उन बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो यूपी कांस्टेबल से बाहर हुए हैं और भी कई एग्जाम है जिनमें नहीं सिलेक्शन हो पा रहा है। उन सब चीज़ों के लिए, उन सब बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इस वैकेंसी से एक जॉब सिक्योर करना और एक अच्छे पोस्ट पे होना, बहुत सारे जो है वो कांस्टेबल से एसआई बनने में बहुत समय लगता है, कुछ बन भी नहीं पाते, रिटायर हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए एक मौका है सीधे एसआई की पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होने का और अपनी ज्वाइनिंग लेने का। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो वैकेंसी आने वाली है वो लगभग 45 से 43 के आसपास है और इसकी जो नियुक्ति पत्र होती है, जो नियुक्ति चरण होता है, सिलेक्शन प्रोसेस, वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में देखेंगे कि यहाँ पर 4 चरण होते हैं, 4 चरणों में एग्जाम होगा। इस बार एक नोटिफिकेशन या एक नोटिस आई है जिसमें ये कहा गया है कि इस बार शायद एग्जाम जो है ऑफलाइन होगा। तो अभी तक की जो एग्जाम होता था एक सीबीटी यानी रिटन एग्जाम टेस्ट, यानी ये चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक, तो दोनों में से एक एग्जाम होगा, यानी चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन एक रिटन एग्जाम होगा। जब वो रिटन एग्जाम को मतलब आप उस एग्जाम हो जाएगा उसके बाद में एक मेरिट आएगी। उसके बाद में क्या होगा कि आपका फिजिकल जो दौड़ वगैरह होती है वो होगी। जब फिजिकल दौड़ हो जाएगी उसके बाद आपके मेजरमेंट जो है, आपकी हाइट नापी जाएगी और जो जेंट्स का होता है चेस्ट नापा जाता है। और फिर उसके बाद में जब ये दोनों चीजें आपके क्वालिफाई कर लेंगे तो उसके बाद में आप जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको देखा जाएगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट हैं वो वैलिड है या नहीं है। तो ये 3rd चरण जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। 2nd चरण में दौड़ और आपका मेजरमेंट होता है। जब ये दोनों हो जाएंगे उसके बाद में आपका मेडिकल होता है कि आपकी आंखें वगैरह चेक की जाती हैं, नी कैप वगैरह चेक किया जाता है, फ्लैट फुट चेक किया जाता है। तो ये जो आपका आता है इसके मेडिकल चेकअप में आता है, उसमें वो चेक करने के बाद में एक फाइनल कट ऑफ आपकी आती है और उसके बाद ही आपका जो होता है वो सिलेक्शन होता है। तो ये हमने देखे कि 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में एक पहला रिटर्न, फिर दूसरा दौड़ होती है, तीसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और चौथा हमारा मेडिकल होता है। इसके बाद में हम लोग अगर ये जो प्रोसेस है ये पूरा विवरण जो हम लोग देखेंगे कि जब आपको रिटन एग्जाम होगा, पहला स्टेप जब आप क्वालिफाई करेंगे या पहला जब आप रिटन देने जाएंगे तो उसमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला हिंदी पूछी जाती है जो कि 25 जो क्वेश्चन 25 होते हैं 100 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन जो होता है वो 2.5 मार्क्स के आसपास 2.5 मार्क्स का होता है। इसी तरीके के मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान के भी 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 नंबर के होंगे और हमारा रीजनिंग भी हमारा 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के और मैथ्स का भी जो होगा वो 40 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। यानी चार सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सामान्य हिंदी, मूल विधि, संविधान और जीएस और रीजनिंग और मैथ्स। ये जो होते हैं 160 क्वेश्चन होते हैं टोटल, जो अंक होते हैं वो 400 अंक होते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा कि 4 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें हिंदी, संविधान और रीजनिंग और मैथ्स। अब इसमें देखेंगे कि इसके अंदर में और क्या क्या आता है कि जैसे अगर कहा जाए कि पेपर में पहली चीज तो यूपीएसआई में वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाती हैं, यानी आपका जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। रिटर्न में जो देना होता है वो एग्जाम नहीं, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं का आपको जवाब देना है। दूसरा क्या है कि इस जो पेपर होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम से होता है, दोनों ऑप्शन होते हैं। और यूपी पुलिस में जो मुख्य परीक्षा 200 प्रश्न की जो वो प्रश्न पूछे जाते, मतलब पूछे जाते 40 के, ये प्रश्नों की संख्या है वो जो 200 पूछे जाएंगे। इनका जो टोटल अंक होता है वो 400 होता है और इस परीक्षा का एक अंक जो होता है वो एक प्रश्न जो होता है वो 2 अंकों का होता है, ठीक है। यूपी पुलिस में इस परीक्षा के लिए परीक्षा की अवधि 120 मिनट होती है, यानी 2.5 घंटे के आसपास का पेपर होता है, या सॉरी 2 घंटे का पेपर होता है, 120 मिनट। और इसकी जो परीक्षा होती है उसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है वो होती है 1/4, यानी
यानी अगर 0.25 यानी अगर 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो उसमें 0.5 होगा। क्यों? क्योंकि इसको अगर 4 से करेंगे तो हमारा 0.5 ही आएगा, तो 1/4 इसका नंबर कटेगा। इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है कि 0.5 करता है, यहाँ पे 0.25 होता है। यानी जो क्वेश्चन जितने मार्क्स का होगा उसका 1/4, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन उसका 1/4 0.5 ही होता है तो उतना ही नेगेटिव नंबर कटेंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये सारे चरण होता है उसके बाद में पहला जो है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सामान्य हिंदी में क्या क्या आता है। सामान्य हिंदी यानी इसका मतलब होता है कि जो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी वो 10th क्लास तक की ही पूछी जाती है। जो 10th क्लास का लेवल होगा उसी लेवल से ये जो है हिंदी पूछी जाती है। सामान्य हिंदी में गद्यांश का शीर्षक निकालने के लिए आएगा, जो एक गद्यांश होगा उसमें का शीर्षक ढूंढना, और सारांश के ही प्रश्न उत्तर ढूंढने के लिए यानी पैराग्राफ आएगा। पैराग्राफ का एक सारांश ढूंढने के लिए यानी इसका जो हेडिंग क्या हो सकती है उससे बनने वाले क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्या होता है पत्र लेखन और सरकारी या अर्ध सरकारी जो पत्र होते हैं उनसे जो बनने वाले जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तार, कार्यालय, आदेश और अधिसूचना के जो परिपत्र होते हैं इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरा क्या होता है शब्द ज्ञान एवं प्रयोग में क्या क्या पूछा जाता है, जैसे उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द पूछा जाता है। ये सामान्य हिंदी का सिलेबस है और उसके अंदर जो बनने वाले क्वेश्चन पर्यायवाची, विलोम शब्द, प्रत्यय, उपसर्ग हो गया, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, ये जो पूछे जाते हैं बहुत ज्यादा। और यही सिलेबस कई सारे और एग्जाम्स में होता है। वर्तनी से बनने वाले या वर्तनी या वाक्य शुद्धि से जो बनने वाले प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। अलंकार और समास के क्वेश्चन बनते हैं और लोकोक्तियां और मुहावरे से प्रश्न बनते हैं। तो ये जो हिंदी के कुछ मोटे मोटे या यूं कहें कि जो हिंदी का सिलेबस है वो ये है। और थोड़ा सा हिंदी का सिलेबस और है वो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो हिंदी निबंध के जो बनने वाले प्रश्न है, जैसे साहित्य और संस्कृति से क्वेश्चन बनते हैं, सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक क्षेत्र से बनते हैं क्वेश्चन, जैसे ऑथर और उनके राइटर्स के नाम, और विज्ञान और पर्यावरण प्रौद्योगिकी से जो हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं वो पूछे जाते हैं। कृषि और उद्योग व्यापार से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं जो ये उसमें आती हैं, क्या कहते हैं, करंट अफेयर में, और ये प्राकृतिक आपदा जैसे भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा, महामारी इत्यादि करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं ये जो होती हैं राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इसमें हम लोग अल्टरनेट में डालते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो विकास योजनाएं होती हैं उनके बारे में भी आपको पढ़ना होगा। विकास योजनाएं क्यों? क्योंकि इसमें जो आपका पेपर हो रहा है वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, तो आपको राष्ट्रीय तो पढ़नी उसके साथ में आपको उत्तर प्रदेश की भी पढ़नी पड़ेंगे। आदर्श और महान विभूतियों के जीवन का चित्रण पूछा जाता है। ये एक क्वेश्चन बनता है कि जो हाल ही में डेथ होती है, जिनका निधन होता है, या किसी ने कोई बुक लिखी या कोई किसी को पुरस्कार मिला, उससे बनते हैं क्वेश्चन। पुलिस व्यवस्था और पुलिस सुधार और आदर्श व्यवस्था उत्पत्ति आवश्यकता की में इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये जो सिलेबस है आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि हिंदी निबंध से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, फिर करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन है, फिर राष्ट्रीय और उत्तर प्रदेश की जो विकास योजना है इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जब आप हिंदी का जो सारा सिलेबस पूरा कर लेंगे, क्योंकि हिंदी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है कि जिनको इंग्लिश से थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है उनके लिए हिंदी पढ़ना आसान होता है। और दूसरा ये है कि आपको जब हिंदी कर लेंगे उसके बाद में जो 40 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स का, उसके बाद में आपका मूल विधि में संविधान और जीएस पढ़ने आएगा, जिसमें मूल विधि और संविधान का जो सिलेबस है वो जैसे भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान, जैसे उसमें कहा जाए कि संविधान का उद्देश्य क्या है, मौलिक अधिकार और कर्तव्य, ये नॉर्मल पॉलिटी के अंदर आता है। संसदीय व्यवस्था या केंद्र और प्रदेशी सरकारों के निर्माण एवं उनके अधिकारों का जो विवरण होता है उसके बारे में बताना। कानून बनाने का अधिकार और संविधान संशोधन की प्रक्रिया और सीमाएं क्या क्या होती हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, उसके बारे में सारी जानकारी, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड है। उसके बारे में संविधान इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि आपको जाकर के जब आप लोगों को जॉब सर्व करेंगे तो आपके ये सब सारी चीजें बहुत ज्यादा काम आती हैं। सांसदों के चुनाव की प्रक्रिया, रीट व्यवस्था क्या होती है, संवैधानिक अनुसूचियां क्या क्या होती हैं उनके बारे में जानकारी लेना, और राष्ट्रीयता, संघीय और प्रादेशिक न्यायपालिकाओं का गठन किस प्रकार होता है उसके बारे में इससे क्वेश्चन बनेंगे। और अखिल भारतीय सेवाएं और उनकी चयन पद्धति क्या होती है उनसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। फिर हम लोग देखते हैं कि संविधान और पॉलिटी के आगे का जो चीज है, जैसे सामाजिक विधियों का सामान्य ज्ञान, जैसे क्या होता है
कि जब आप धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें कुछ जो धाराएं होती हैं वो महिलाओं बच्चों के लिए रिलेटेड स्पेशल जो कैटेगरी दी होती है उनके बारे में जानकारी ले आने, महिलाओं और बच्चों और अनुसूचित जाति के सदस्यों के आदि को संरक्षण देने वाले संबंधी जो विधिक प्रावधान है, जो अधिकार जो विधिक प्रावधान दिए गए हैं उनसे क्वेश्चन बनेगा और यही जो क्वेश्चन आपकी जॉब में भी काम आते हैं। यातायात नियमों का किस प्रकार पालन करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण में क्या क्या आता है, वन्य जीव संरक्षण और मानवाधिकार संरक्षण में क्या क्या आता है, उन सबसे जो है जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइबर अपराध जो इस समय चला है, जन सूचना का अधिकार और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम और जनहित याचिका, ये सारे टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा इनसे क्वेश्चन हो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वैकेंसी इस बार 4000 समथिंग के आसपास है। पिछली बार जब 9,500 के आसपास वैकेंसी आई तो 15 लाख फॉर्म भरा था। इस बार वैकेंसी कम है बट फॉर्म उतने ही भरे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे जो कांस्टेबल से बाहर हुए हैं, कुछ बच्चे जो हैं जो पीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं, किसी और अदर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, वो सब सारे फॉर्म भरेंगे इसमें। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और हर एक टॉपिक को जब आप पूरा सिलेबस आप एक अपने पेज में या किसी कॉपी पेज में लिख लेंगे और उसको टॉपिक वाइज तैयार करेंगे तो क्वेश्चन जैसा बने आप उसको सॉल्व कर सकेंगे या क्वेश्चन हल कर सकेंगे। तो आपको पढ़ना जरूर पड़ेगा। अपराध दंड के सिद्धांत और न्यायिक जो न्याय के सिद्धांत होते हैं वो भी पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चन बनता है। आत्मरक्षा का अधिकार संबंधी कानून और सामान्य ज्ञान जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ये जो हमारा मूल विधि और संविधान से जो टॉपिक इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, इनसे जो क्वेश्चन बनेगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जब ये मूल विधि और संविधान पढ़ लेंगे तो आपको जो है तीसरा जो होता है एक मूल विधि, ठीक है, मूल विधि, और दूसरा है आपका संविधान। ठीक, उसके बाद में आपका आता है जीएस, क्योंकि जो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो अगर इसके 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी जो 25 क्वेश्चन इनसे बनेंगे और 15 क्वेश्चन उससे बनेंगे, यानी इससे सिर्फ 15 क्वेश्चन बनेंगे, या यूं कहे कि अगर इससे 20 बन जाते हैं तो इससे 20 क्वेश्चन बनेंगे। तो हाफ हाफ का वेटेज अगर लेके चलते हैं तो भी आपको जो है वो इसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जो तीसरा सेक्शन है जीएस का, अब जीएस में आधे में तो हमारा मूल विधि और संविधान आ गया, आधे में जब आएगा तो आपका सामान्य विज्ञान पढ़नी पड़ेगी, भारत का इतिहास, भारत के इतिहास में जो स्वतंत्रता संग्राम से बनने वाले क्वेश्चन है, फिर आता है हमारा पॉलिटी, फिर आता है भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति जो कल्चरल से क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में, फिर आता है कृषि, वाणिज्य, और जब हम इसको देखेंगे व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण और नागरीकरण, ये जो इनसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और फिर क्या होगा कि इसमें जो विश्व भूगोल या भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं इनसे भी क्वेश्चन बनेगा। इसमें भारत का भूगोल से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, विश्व के भूगोल से कम बनते हैं। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इसमें करंट अफेयर भी पूछा जाएगा। फिर आता है सामान्य बौद्धिक क्षमता, उसके बारे में। फिर उत्तर प्रदेश की शिक्षा, क्योंकि आपका जो है वो स्टेट लेवल का एग्जाम है तो उत्तर प्रदेश से पूछा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश में क्या क्या पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन और समसामयिक प्रथाओं के जो संबंध में विशेष जानकारी है उसके बारे में। यानी आपको नेशनल करंट अफेयर पढ़नी है और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी। और फिर क्या है, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, उनसे इनसे भी क्वेश्चन बनता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की मौलिक और आधारभूत जो ज्ञान होता है वो उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। और पर्यावरणीय ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए आयाम, और आपदा प्रबंधन से जो क्वेश्चन बनता है। और भाषा का मौलिक ज्ञान, हिंदी, व्याकरण, विविध खेल पुरस्कार और मीडिया, मास कम्युनिकेशन, इन सबसे भी क्वेश्चन बनेगा। खेल विविध में होता है कि आपको भारत का भी पढ़ना है और यूपी से भी जो मेन जो इंपॉर्टेंस होंगे कि हाल ही में किसको अवार्ड मिला, किसके नाम पर कोई मैदान बना, ये सब टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने पड़ेंगे। जब आप जीएस पूरा कर लेंगे, या जिसकी स्ट्रांग होगी जीएस, या जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होगी उसको जीएस पे काम करना होगा, और जिसको जीएस की स्ट्रांग हो उसको मैथ्स में काम करना पड़ेगा। मैथ्स इसमें जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी आपकी 10th लेवल तक की, यानी जो 10th लेवल की जो एग्जाम होती है मैथ्स होती है वो मैथ्स इसमें पूछी जाएगी आपको। ठीक है, तो इसमें आएगा क्या क्या वो बस के बारे में देख लेते हैं। कि जैसे नंबर सिस्टम होता है, आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ता है, उसी से आगे मैथ शुरू होती है।
तो बेसिक आपको पढ़ना है, बेसिक से ही क्वेश्चन बनते हैं, बट क्वेश्चन आसान नहीं होते हैं, क्वेश्चन एक लेवल तक के होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको 2 स्टार्स, ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा, आपको 2 स्टार्स की पढ़नी है मैथ्स, तो आपको अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा। संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन है जिसको सरलीकरण कहते हैं। फिर दशमलव और भिन्न, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, HCF, अनुपात और समानुपात और परसेंटेज। ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो कई सारे आपको मैथ्स के चैप्टर्स में हेल्प करता है, तो परसेंटेज पढ़ लीजिएगा। प्रॉफिट और लॉस के भी क्वेश्चन बनते हैं और डिस्काउंट के भी क्वेश्चन मिलते हैं देखने को। तो प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज, फिर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी SI CI, और फिर आता है पार्टनरशिप का क्वेश्चन, फिर एवरेज का, समय और कार्य का क्वेश्चन, समय और दूरी के क्वेश्चन आपको पढ़ने पड़ेंगे। इन सभी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनको आप पढ़ना ही पड़ेगा, इनसे क्वेश्चन देखने को ही मिलता है, तो ये आपको पढ़ना ही है हर हालत में। फिर DI जो कई क्वेश्चन आपको 4 से 5 देखने को मिलते हैं, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और फिर आता है आपको क्षेत्रमिति और कुछ जो रहते हैं इधर उधर के जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी बनते हैं आपको। तो ये जो टॉपिक है आपको करने ही करने हैं। उसके साथ में अगर एडवांस मैथ के भी कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो जो आपके मेंसुरेशन के जो टॉपिक बनते हैं SSC वगैरह में पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन भी आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। तो ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। मैथ्स के सिलेबस के बाद में हम लोग देखते हैं कि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको नंबर अच्छे खासे गेन कर सकते हैं और क्वेश्चन भी अच्छे खासे हो सकते हैं। तो रीजनिंग में आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा रीजनिंग में कि जो इसमें पूछा जाएगा वो देखिए, सामरूपता, समानताएं, असमानताएं, स्थान की कल्पना और समस्या का समाधान और विश्लेषण, निर्णय, ये कुछ जो है वो देख के ही आपको जो रीजनिंग होती है वो सॉल्व हो जाएगी। इसके कुछ और टॉपिक भी हैं जो अगले उसमें स्लाइड में लिए हमने, कि जैसे इसके क्वेश्चन जो बनते हैं, एक वर्बल आती है, एक नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, तो वो आ गई आपकी वर्बल। फिर आता है निर्णय लेने की क्षमता, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है, विजुअल मेमोरी होती है, वे जो विवेचन क्षमता होती है, अवलोकन करना, संबंध बनाना, यानी रिलेशनशिप के क्वेश्चंस भी बनते हैं देखने को, जो अवधारणाएं होती हैं कॉन्सेप्ट लेकर के आपको सॉल्व करना है। फिर जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, अंगगणितीय जो तर्क होते हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वो भी देखने को मिलता है कि सीरीज के क्वेश्चंस, जैसे नंबर सीरीज दे दिया, अल्फाबेटिकल सीरीज दे दिया, उस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर शाब्दिक और आकृति वर्गीकरण, यानी अगर कोई इमेज दे दी गई आपको, जैसे मान लीजिए कि जैसे ये ट्रायंगल दे दिया गया, इसके अंदर बनने वाले जितने भी ट्रायंगल हैं उन ट्रायंगल्स की नंबर काउंटिंग करना। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलते हैं वो काउंट करना है। जैसे ये कहें कि ये एक स्क्वायर है, इसमें कितने बनने वाले रेक्टेंगल्स की संख्या जो है वो काउंट करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलते हैं इसमें आकृति वर्गीकरण में। ठीक है। फिर अंगगणितीय संख्या, जो अरिथमेटिकल नंबर सीरीज होती है, वो जो भी बताया, अमूर्त विचारों और प्रकृति के साथ सामंजस्य की जो क्षमता होता है, एबिलिटी, जो सिंबल्स ढूंढने की, वो सब सारी चीजें रीजनिंग के क्वेश्चन बनते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन एक लेवल के बनते हैं, तो आपको रीजनिंग तैयार भी करनी है। रीजनिंग जब आपका हो गया मूल हिंदी और मूल विधि, संविधान, GS और फिर मैथ्स हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, देन उसके बाद में हम लोग देखते हैं कि जो हाल ही में एक न्यूज आई थी, नोटिस आई थी, उसमें ये कहा गया है कि जैसे अगर इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, इसमें जो एक मेन चीज है वो यही है कि जो इस बार का जो एग्जाम होगा वो जो है अप्लाई किया गया था कि एग्जाम जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। बट एग्जाम इस बार जो है वो कई सारी जो धांधली हुई हैं या कुछ चीजें देखने को मिलती है, शिकायतें हुई हैं, उसको देख करके इस बार एग्जाम जो है वो ऑफलाइन होगा। ठीक है। अब किस प्रकार होता है, किस तरीके से होता है, सिर्फ इस नोटिस में यही दिया गया था कि जो इस बार प्रक्रिया चरण मांगा गया है वो ऑनलाइन की जगह पर ऑफलाइन होगा, बस इस नोटिस में और कुछ नहीं दिया था। तो ये हो सकता है कि अप्रैल के लास्ट वीक में या जो मई के स्टार्टिंग वीक में इसका जो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। अब आता है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि जो इस बार की जो भर्ती है
उसमें ऑनलाइन होगी ऑफलाइन होगी, इसका जवाब हमने पिछले वाले उसमें दे दिया। अब उसमें आता है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो अगर कंपटीशन है और उसमें बहुत सारे बच्चों को छांटना है तो इस बार भी नेगेटिव मार्किंग होगी। यानी जो नेगेटिव मार्किंग वाला जो है वो इस बार होगी। वो कितनी होती है, अभी मैंने पिछले बताया कि 1/4 होती है, यानी जो भी होगा उसका 1.25, अगर 2 नंबर का होगा तो 0.5 जो होगा इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अगर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। फिर एग्जाम कब तक होगा, अगर ये मान के चलिए कि ये वाली जो कांस्टेबल वाली भर्ती है कि वो 7-8 महीने में कवर कर ली गई है और पेपर में निकला भी था कि जो भर्ती ये नोटिफिकेशन आएगी इसको 1 साल के अंदर कवर करना है, तो आप कहीं मान के चलिए कि अगर अप्रैल के लास्ट में आता है तो 6 महीने के अंदर आपका एग्जाम होगा। तो आपके पास जो तैयारी करने का जो समय है अच्छा खासा, अगर एक स्टूडेंट को तैयारी करता है तो उसके पास जो है वो 6 मंथ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सफिशिएंट होते हैं आपको किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए। तो 6 महीने का एग्जाम, 6 महीने का टाइम आपको पेपर या पढ़ने के लिए जरूर मिल जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि जो एग्जाम हुए 2017 और 2021 के, तो उसकी कट ऑफ भी देखी जाती है। उसके आधार पर हम लोगों को ये होगा कि इस बार जो एग्जाम होगा उसमें हमें कितना स्कोर करना होगा या कितना स्कोर करें ताकि हमारी जो कट ऑफ क्लियर हो जाए और हम आगे के चरणों में आए। और उसके बाद एक कट ऑफ आती है रिटन एग्जाम के बाद में, फिर एक आती है फाइनल में। तो दोनों का एक मान ले कि 15-20 नंबर अगर बढ़ती भी है तो उस 15 नंबर मान लो कि सीबीटी हुआ, उसके बाद में मेडिकल वगैरह वो एक फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। तो उससे बेटर है कि हमारे मन में एक हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने नंबर स्कोर करने हैं, तो फाइनल लिस्ट भी हमारी क्वालिफाई हो और हम जॉब लग सके। तो देखिए हम लोग जो 2017 और 2018 की जो वैकेंसी हुई थी, 2018 और 2021 की जो वैकेंसी हुई थी उसकी हम लोग कुछ कट ऑफ देखते हैं कि जैसे उसमें 2016 में जो वैकेंसी हुई थी उसकी जो मेरिट गई थी 252 मेल की गई थी और 224 पॉइंट समथिंग कुछ फीमेल की गई थी। और इसी प्रकार 2021 की जो भर्ती हुई थी 316 गई थी यहाँ पर मेरिट, क्योंकि यहाँ पर मेरिट बढ़ी और यहाँ पे 296 फीमेल की गई थी। कैटेगरी वाइज जो अपने नंबर है वो अपना रहता है, बट ये ओवरऑल जो है एक जो कट ऑफ रही थी वो यही रही थी। तो इस बार आपको लगभग अगर हम लोग मानते हैं कि अगर 400 का अगर कोई पेपर होता है तो आपको लगभग 330 जो मार्क्स हैं वो मिनिमम आपको लाने ही पड़ेंगे। इससे कोशिश करिएगा ऊपर लाने का, नीचे लाने का नहीं, क्योंकि इस बार कंपटीशन जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा। क्योंकि पिछली बार वैकेंसी ज्यादा थी, इस बार वैकेंसी कम है और कंपटीशन वही का वही है, उससे बड़ा ही कंपटीशन ज्यादा नहीं हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि अगर ये सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे या एग्जाम की तैयारी करेंगे तो कौन कौन सी, जैसे 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों सब्जेक्ट्स में हमें कुछ लोग बच्चों का आता है कि हमें बुक बता दीजिएगा कौन कौन सी बुक से तैयार कर सकते हैं। तो कुछ बुक्स हैं जो हमने ली हैं कि जैसे एक बुक है जो हमारी मैथ्स पढ़ने के लिए जो बहुत सदियों से चली आ रही है, यही प्रीवियस ईयर, और ये बेसिक जो है वो RS अग्रवाल की जो आती है उससे बेस्ट बुक कोई नहीं है। आप पॉज और देख लीजिएगा अपने लेवल से, जो उनकी तैयार है उनकी नहीं, ये उनके लिए जिनको मैथ्स में नहीं आता है, बहुत कम आता है या अभी शुरू कर रहे हैं, ये उनके लिए बेसिक मैथ्स शुरू करने के लिए। जिनका आता है वो अपना जाकर के प्रैक्टिस ले लें, यूथ कंपटीशन की और घटना चक्र की भी आते हैं, वो आप प्रीवियस लगाना शुरू कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब आप मैथ्स की जो है ये तैयारी करने के बाद में आपका जो GS सेक्शन आता है उसके लिए अगर आप सब्जेक्ट वाइज बुक लेंगे तो सिलेबस नंबर कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है। तो आप इसके लिए बेटर है आप जो लूसेंट की आती है, एक सब्जेक्टिव आती है, एक ऑब्जेक्टिव वाली आती है। ये ऑब्जेक्टिव वाली आती है हरे उसमें, और ये ब्लू वाली जो आती है वो सब्जेक्टिव आती है। तो सब्जेक्टिव पढ़े, इसे तैयार करिए, इसके बाद में ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इसके साथ में कर सकते हैं, तो ये GS के लिए सफिशिएंट है, आपको जितना सिलेबस पूछा जाता है। जब आप इसका कर सकते हैं तो मूल विधि के लिए एक पर्टिकुलरली बुक बनी हुई है जो घटना चक्र की आती है, आप ले लीजिएगा। इससे मूल विधि और संविधान दोनों चीजें आती हैं। रीजनिंग की मैंने बुक कोई नहीं सजेस्ट की है, रीजनिंग की आप बुक कोई भी ले सकते हैं जो आपको आपके लिए सही रहे। PYQ से भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी जो प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा PYQ किस प्रकार के होते हैं। और फिर उसके बाद में आता है जब ये चारों चीजें हो जाएंगी, रीजनिंग की भी कोई बुक लेकर के आप तैयार कर सकते हैं, कोई भी ले लीजिएगा। घटना चक्र किसी और पब्लिकेशन की, बहुत सारी पब्लिकेशन आती है रीजनिंग में। फिर ये करने के बाद में आप सिर्फ और सिर्फ आप प्रीवियस ईयर प्लस जो है वो आप मॉक टेस्ट कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी ले लीजिए, बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं। मॉक टेस्ट से आपको होगा कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से होती है।
तो ये सारी वीडियो, ये सारी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे के अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी करें और अपना जॉब सिक्योर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।